आज से हम भारतीय भवन का मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। भारतीय भवन का सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हम कई प्रकार के संख्याओं के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कई प्रकार के संख्याओं के बारे में जान लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्या क्या होता है। तो संख्या क्या होता है ये जानने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि अंक क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अंक क्या होता है। चलिए मैं लिख रहा हूँ अंक। इसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। मैं डिजिट भी लिख दे रहा हूँ, डिजिट। अब ये होते क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी चिन्हों को अंक कहते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिर्फ यहीं तक है ना। 0 से लेकर के 9 तक है ना। इन सभी चिन्हों को अंक कहते हैं। और ये कितने हैं? 10 है ना। 0 से लेकर 9 तक कितने हैं? 10 है। ये 10 है, गिनने पर ये 10 आएंगे है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ अंक 10 होते हैं। अंक 10 होते हैं। 10 होते हैं। अंक 10 होते हैं है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। नंबर। तो अंक से ही संख्या बनता है। अंक को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से संख्या बनता है। तो मैं लिख दे रहा हूं अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से संख्या का निर्माण होता है। मैं यहाँ पर कोई 2 अंक ले ले रहा हूँ। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 3 ले ले रहा हूँ और ले ले रहा हूँ 7 ले ले रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख ले रहा हूँ। जैसे पहला नंबर पे मैं देख रहा हूँ 3 और 7 ले आऊँ, तो 3 को मैं दहाई के स्थान पर रख दे रहा हूँ और 7 को मैं इकाई के स्थान पर रख दे रहा हूँ। ये हमारा बन गया 37। ये हमारा एक संख्या हो गया। 37 एक संख्या हुआ। इसमें 2 अंक है, एक अंक 3 है और दूसरा अंक 7 है। ये 2 अंक से मिल करके एक संख्या बन गया। चलिए मैं अब इसको अलग अलग जगह, जो इकाई के स्थान पे उसको दहाई के स्थान पे कर दे रहा हूँ, जो दहाई के स्थान पे उसको इकाई के स्थान पर कर दे रहा हूँ। चलिए मैं 7 को रख दे रहा हूँ दहाई के स्थान पर और 3 को रख दे रहा हूँ इकाई के स्थान पर। यह हमारा 73 बन गया। इस तरह से मैं और भी एक और अंक ले रहा हूँ। ये मैं 2 भी ले रहा हूँ। तो अब तीसरा नंबर पे मैं देख ले रहा हूँ कि 2 को मैं रख दे रहा हूँ सैकड़ा के स्थान पर, 3 को दहाई के स्थान पर और 7 को इकाई के स्थान पर। यह हमारा बन गया 237। अब देखिए मैं सिर्फ एक ही कोई डिजिट ले रहा हूँ। जैसे कि मैं ले रहा हूँ सिर्फ 3 ही ले रहा हूँ। तो चौथा नंबर पर मैं सिर्फ 3 ले रहा हूँ। ये 3 भी हमारा एक संख्या है क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। तो 3 हमारा एक अंक भी है, संख्या भी है। ये हमारा 37 हमारा संख्या है और इसमें 2 अलग अलग अंक है। चलिए अब हम संख्या के बारे में जान चुके हैं। अब हम संख्या के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा तीसरा नंबर पे है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर है ना।
चलिए इसको n से निरूपित किया जाता है। इसको कहीं पे दिखाना हो तो सिर्फ n लिख देते हैं और लिख देते हैं जो भी है प्राकृत संख्या जो होता है वो। तो चलिए मैं प्राकृत संख्या लिख रहा हूँ, इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। गिनती की संख्या को, जहाँ से गिनना शुरू करते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख ले रहा हूँ। अच्छा, हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? कोई भी चीज़ गिनना हो तो हम 1 से शुरू करते हैं और गिनना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ गिनना हो हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे बढ़ते चले जाते हैं, अनंत तक जा सकते हैं गिनते गिनते, है ना। चलिए इसका एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा, दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत दिशाओं की ओर बढ़े। उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ रहा है ना, अनंत दिशा की ओर, आगे की ओर बढ़ रहा है, उसे प्राकृत संख्या कहेंगे। और ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही है, सिर्फ ये धनात्मक है, प्लस में है ना, इसमें कोई भी माइनस में नहीं है। हम ये बात ध्यान रखेंगे। वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 से शुरू होकर अनंत दिशाओं की ओर बढ़े, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या। चलिए मैं लिख रहा हूँ पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है W से। चलिए इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। गिनती की संख्या के समूह में शून्य मिला देने से पूर्ण संख्या बनता है। जैसे जो भी है प्राकृत संख्या जो भी है उसमें हम 0 मिला देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा अनंत तक जा सकते हैं। और इसमें भी हम ध्यान देंगे कि सभी संख्याएं धनात्मक ही है, किसी में भी माइनस नहीं लगा हुआ है ना। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ये हमें आगे काम आएगा। इसका भी हम दूसरा परिभाषा दे सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरा परिभाषा लिख रहा हूँ। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर, ये वो संख्या जो प्राकृत संख्या था वो 1 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़ रहा था, और ये जो है सो 0 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़ रहा है ना। चलिए वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़े पूर्ण संख्या कहलाता है। चलिए हम अब समझ चुके हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। 1 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़ रहा है तो प्राकृत संख्या, 0 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़ रहा है तो पूर्ण संख्या। ये बात हम ध्यान रखेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें
कोई भी माइनस में नहीं है, सभी धनात्मक है, प्लस में है ना, सभी प्लस में, ये बात हमें ध्यान रखना होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ये हमारा 5वां नंबर पर है। अभी हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर इसको जेड द्वारा निरूपित किया जाता है, जेड द्वारा। चलिए इसका परिभाषा हो जाएगा सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है ना कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत दिशाओं की ओर बढ़ता है ना, 0 1 2 3 अनंत तक जा सकते हैं ना, कहीं कोई रोक नहीं है ना, हम अनंत तक पहुंच सकते हैं ना, जितना हम सोच सके। चलिए तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक सभी है इसमें है ना। तो चलिए मैं इसका उदाहरण देख ले रहा हूँ। यही पूर्ण संख्या जो भी है सब प्लस में भी और माइनस में भी। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 सब है ना, तो मैं इन सभी संख्याओं को माइनस में भी लिख दे रहा हूँ। जैसे कि इधर से आ रहा हूँ -9 माइनस कुछ छोड़ भी दे रहा हूँ, तक जगह कम है हमारे पास, तो -5 सॉरी -5 -4 -3 -2 -1 0 0 प्लस या माइनस नहीं होता, ये तो न्यूट्रल होता है ना। चलिए और 1 2 3 4 5 और भी आगे हम जा सकते हैं, और भी आगे हम अनंत तक जा सकते हैं इधर भी, और अनंत तक जा सकते हैं इधर भी है ना, सॉरी अनंत तक जा सकते हैं इधर भी। एक बात आप ध्यान देंगे कि इसमें भी कोई भी संख्या पॉइंट वाली नहीं है, दशमलव वाला कोई भी संख्या इसमें नहीं है ना, ना ही इसमें कोई भिन्न है, अंश और हर के रूप में कोई भी नहीं है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब कोई भी ना भिन्न के रूप में हो और ना ही दशमलव के रूप में हो। इसे पूर्णांक हम तभी कहेंगे जब ये भिन्न के रूप में भी ना हो और दशमलव के रूप में भी नहीं हो। जैसे कि मैं 9 है यहाँ पे -9/5 रहा, ये भिन्न के रूप में भिन्न हो गया ना, भिन्न आ गया ना, ये पूर्णांक नहीं है ना। और क्या देख लूँ, जैसे कि -5/4 ही देख लूँ, है ना, ये क्या है, भिन्न के रूप में है, तो ये पूर्णांक नहीं है ना। और अगर दशमलव के रूप में भी है, -5.4 ही कर दे रहा हूँ, ये भी क्या है, पूर्णांक नहीं है। जब तक ये दशमलव या भिन्न के रूप में है तब ये पूर्णांक नहीं है। ये बात हम ध्यान रखेंगे कि पूर्णांक दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं होता है। पूर्णांक में आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं कि पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी है और ऋणात्मक संख्याएं भी है। अब हमें 6 नंबर पर सम संख्या को पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर पे है सम संख्या। सम संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, तो चलिए मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। चलिए जो भी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से भाग लगाने पर वो पूरी तरह कट जाए, उसमें ना तो शेष बचना चाहिए, शेष बच गया तो वो विषम संख्या हो जाएगा, तो उसमें शेष नहीं बचना चाहिए। और भागफल में पूर्णांक आना चाहिए, भागफल में कोई दशमलव वाली संख्या नहीं आना चाहिए, है ना। तो मैं देख ले रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई संख्या उठा ले रहा हूँ, जैसे कि मैं उठा ले रहा हूँ क्या, कोई संख्या मैं 98 ही लिख दे रहा हूँ ना, जैसे अभी जैसे लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि ये सम संख्या है या नहीं है। तो क्या मैं इसको 2 से भाग लगाऊंगा, है ना। 2 से अगर पूरी तरह कट गया तो ये हमारा सम संख्या हो जाएगा, अगर नहीं कटा तो ये विषम संख्या है। तो मैं 2 से भाग लगा रहा हूँ, 2 से,
ये इसमें लगेगा 2 चौके 8 है ना, 9 में से 8 है 1, ये 8 उतारूंगा, 2 9 18, ये कट गया पूरी तरह। यहाँ पर शेष में कुछ बचा नहीं, ये पूरी तरह कट गया है। और भागफल हमारा पूर्णांक आ रहा है ना, ये पूर्णांक है ना, भागफल में या तो माइनस में आए या फिर प्लस में आए, पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक तो प्लस माइनस दोनों होता है ना, तो क्या बोलते हैं, ये हमारा सम संख्या है, सॉरी ये हमारा सम संख्या है, ये नहीं ये तो भागफल है हमारा। भागफल पूर्णांक आना चाहिए, पूर्णांक आ गया ना, ये भिन्न के रूप में या सॉरी दशमलव के रूप में भी नहीं आया, भिन्न के रूप में तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से कट गया है, शेष नहीं बचा है कुछ, है ना। तो आगे मैं कुछ इसके बाद वाली संख्या 99 ले रहा हूँ, है ना, इसको 2 से लगा करके देख ले रहा हूँ, है ना। तो 2 से लगाऊँ, 2 चौके 8 है ना, 9 में से 8 गया 1, ये 9 उतारूंगा, 2 9 18, यहाँ पर 9 में से 8 गया तो 1 है ना, ये कट गया। अब मैं आगे काटना भी चाहूँ, अब कुछ है नहीं ऊपर जो उतारूँ यहाँ पर, अब मैं इसे काटना भी चाहूँ तो ये दशमलव में कटेगा, ऐसे ये नहीं कटेगा। अगर दशमलव में काटूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्णांक नहीं बचेगा, और पूर्णांक नहीं बचेगा तो यह हमारा ये सम संख्या नहीं रहेगा। तो आगे सम संख्या एक और तरीके से पहचान सकते हैं, अगर इकाई के स्थान पर, इकाई ये है ना हमारा इकाई, और ये दहाई है अभी, इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ये सभी, अगर इकाई के स्थान पर ये सभी अंक है तो वो सम संख्या है किसी भी संख्या के। जो देखिए 98 में क्या है हमारा, इकाई के स्थान पर 8 है ना, तो ये सम संख्या है। इसमें इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है, 0 2 4 6 8 में से इसमें कोई नहीं है, तो ये क्या है हमारा विषम संख्या। अब आप किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या सम संख्या है या कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो मैं अब मिटा दे रहा हूँ और इसके उदाहरण में लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 428, इकाई के स्थान पर 8 है इसमें से, है ना, ये क्या है सम संख्या है। ये 572 ये लिख दे रहा हूँ, इकाई के स्थान पे 0 है ना, ये क्या है सम संख्या है। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1098 लिख दे रहा हूँ, 1072 लिख दे रहा हूँ, है ना, 1000 नहीं मैं लिख दे रहा हूँ 2022, अभी साल चल रहा है ना, ये भी क्या है सम संख्या है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। ये हमारा 7वां नंबर पे है विषम संख्या। विषम संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर है ना। चलिए इसकी परिभाषा, वैसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो अब हम पढ़ ही चुके हैं, जो 2 से कट गया वो सम संख्या और जो 2 से नहीं कटा वो विषम संख्या। अब देख ले रहे हैं, जिसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 ये सब रहता है तो सम संख्या, और इनके अलावा अगर कोई संख्या रहा इकाई के स्थान पर तो वो क्या है, वो विषम संख्या। अगर इनके अलावा जैसे कि इकाई के स्थान पर 1 रहा, 1 3 5 7 और 9 रहा, इकाई के स्थान पर अगर 1 3 5 7 9 रहा तो वो विषम संख्या है ना। चलिए अब एक चीज़ और, 0 हमारा सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 0 को सम संख्या के श्रेणी में रखा गया है, तो मैं यहाँ पर 0 भी लिख दे रहा हूँ, है ना। और हाँ, और आप एक बात और याद रखेंगे कि इनमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं, सम संख्या अगर माइनस में है तो भी वो सम संख्या है। तो मैं किसी में एग्जाम्पल में, उदाहरण वाले में किसी में माइनस भी लगा दे रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर माइनस लगा दे रहा हूँ, 1098 भी सम संख्या है और माइनस 1098 भी हमारा सम संख्या है। तो याद रखेंगे, हमारा निशान से कोई लेना देना नहीं है। इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 रहा तो सम संख्या है, और इनमें भी
इसका उदाहरण भी मैं लिख दे रहा हूँ, अगर 2 से नहीं कट रहा है ना, और वैसे इससे भी तो जान सकते हैं ना, इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9 रहे तो विषम संख्या होगा ना। तो मैं से लिख दे रहा हूँ 4028 है, सॉरी 428 है तो 427 लिख दे रहा हूँ। ये 5720 है तो मैं 5721 लिख दे रहा हूँ। ये माइनस 1098 तो माइनस में ही लिख दे रहा हूँ, माइनस 1099 या 97 ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1072 है तो 1073 कर दे रहा हूँ, और ये 2022 है तो 2023 या 2021 भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। जीरो तो सम संख्या है ना, जीरो को आप जीरो की जगह पे 1 चाहे तो लिख सकते हैं, मैं 1 लिख दे रहा हूँ, है ना। ये सब क्या है, विषम संख्या है ना। जितने भी इकाई के स्थान पे 1 है, सब में इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 में से कोई 1 है ना, तो इसमें 7 है जो कि खुद विषम संख्या है ना। 7 अकेले भी है तो 7 इकाई के 7 अगर मैं लिखा तो इकाई के स्थान पे ही रह गया ना, मैं डायरेक्ट 7 लिखा तो वो इकाई के स्थान पे है, तो वो क्या है, विषम संख्या है। चलिए, और वो वैसे भी 2 से पूरी तरह कटेगा भी नहीं, है ना, शेष 1 बच जाएगा, है ना। चलिए, अब आप समझ चुके हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। जो भी संख्या 2 से पूरी तरह कट गया तो सम संख्या है, 2 से अगर नहीं कटा तो विषम संख्या है, बस। अब हम आगे देख लेते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। ये हमारा है 8वां नंबर पर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर या फिर नॉन प्राइम नंबर, है ना। तो चलिए, मैं क्या लिख दूं, कंपोजिट नंबर ही लिख दे रहा हूं। कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर या फिर क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम नंबर, है ना। तो नॉन प्राइम नंबर, है ना। ये भाज्य संख्या क्या होते हैं मैं अभी देख ले रहा हूं, है ना। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से कोई भी संख्या कट ही जाता है, 1 के पहाड़ा में सभी संख्या आता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, है ना। 1 के पहाड़ा में सभी संख्या आ ही जाता है ना। चलिए, 1 के पहाड़ा में हर एक संख्या आ जाता है, ये हमने देख लिया। तो एक को छोड़ देना है ना, 1 और अपने आप को, और अपने आप मतलब अगर 4 का पहाड़ा पर है तो 4 के पहाड़ा में 4 आएगा ही। 5 अगर मैं संख्या अगर 5 ले रहा हूँ, हाँ, तो 5 के पहाड़ा में तो 5 आएगा ना। खुद के पहाड़ा में कोई भी संख्या आ ही जाता है, खुद के पहाड़ा में कोई भी संख्या है ना, तो अपने आप को छोड़ देना है ना। अगर मैं कोई संख्या जैसे कि मैं ले रहा हूँ 15, तो ये अपने आप के पहाड़ा में तो आएगा ना। 15 के पहाड़ा में एक बार पढ़ते तो 15 आ ही जाता है ना। तो अपने आप के पहाड़ा में हर एक संख्या आएगा, चाहे आप जो भी ले लीजिए ना। तो 1 और अपने आप को छोड़ देना है, 1 और अपने आप को छोड़कर, और बाकी किसी भी संख्या में अगर वो आ गया, किसी एक और अपने आप को छोड़कर कोई अन्य संख्या किसी एक में भी आ गया, अगर कोई एक में भी आ गया तो वो भाज्य संख्या है। तो मैं देख ले रहा हूँ, कोई संख्या ले रहा हूँ, है ना। तो जो हमारा हो जाएगा, जो 1 और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से कट गया, तो उसे हम इसका उदाहरण मान सकते हैं ना। तो मैं इसका जैसे लिख दे रहा हूँ, और नीचे देख ले रहा हूँ कौन कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। तो जैसे कि मैं 1 लिख रहा हूँ, है ना। 1, ये 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। ये 1 और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं ना। तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया, है ना। परिभाषा के अनुसार ये हमारा अभाज्य संख्या है। अब मैं दो चेक कर रहा हूँ, तो ये आएगा किस चीज़ के पहाड़ा में, ये आएगा 1 के पहाड़ा में आ सकता है, और ये अपने आप के पहाड़ा में आ सकता है ना। 1 और अपने आप को छोड़कर किसी के पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या है ना। तो ये भी हमारा नहीं हुआ।
चलिए अभाज्य संख्या में ये सब आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम 3 को चेक कर ले रहे हैं ना, 3 को चेक कर ले रहे हैं। 3 आएगा, 1 के पहरा में आएगा और अपने आप के पहरा में आ जाएगा। तो ये क्या है, 1 और अपने आप को छोड़ देना है ना, इसके अलावा तो किसी संख्या में नहीं आ रहा है ना ये, तो क्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या है। अब मैं 4 को चेक कर ले रहा हूँ, 4 को चेक कर ले रहा हूँ। ये देखिए 1 के पहरा में आएगा और अपने आप के पहरा में आएगा, उसके बावजूद ये 2 के पहरा में भी आ जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा भाज्य संख्या। ये 2 से भी कट जाएगा, 2 के पहरा में 1 और अपने आप को छोड़ देना, 1 और अपने आप को छोड़ दीजिए, ये अन्य दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जा रहा है ना। ये दूसरा संख्या है ना, 1 और अपने आप को छोड़ करके ना कोई दूसरा संख्या ना आ गया, ये उससे विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, 4 जो है सो भाज्य संख्या है। चलिए अब मैं 5 को चेक कर ले रहा हूँ, उसको मिटा दे रहा हूँ, 5 को चेक कर ले रहा हूँ। 5 देखिए 1 के पहरा में आएगा और अपने आप के पहरा में आएगा, उसके अलावा कोई पहरा में चेक कीजिए तो ये नहीं आएगा, ये हमारा अभाज्य संख्या है। चलिए मैं अब 6 को चेक कर ले रहा हूँ, 6 को चेक कर ले रहा हूँ। 6 आएगा, 1 के पहरा में आएगा और अपने आप के पहरा में आएगा, उसके अलावा ये 2 के पहरा में भी आ जाएगा और 3 के पहरा में भी आ जाएगा, तो कोई अन्य संख्या में तो आ ही जा रहा है ना। 1 और अपने आप को छोड़ देना है, 1 को और अपने आप को छोड़ देना है, उसके अलावा ये अलग अन्य 2 संख्या उसमें भी ये आ जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये भाज्य संख्या हो गया। किसी और संख्या से कट जा रहा है ना, 1 और अपने आप को छोड़कर, 1 से हर कोई पहरा 1 से हर कोई संख्या कट जाता है और अपने आप से भी हर कोई संख्या कट ही जाता है, तो 1 और अपने आप को छोड़कर ये आ गया, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ, 7 तो अभाज्य हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाज्य, 9 भी हो जाएगा भाज्य और 10 भी हो जाएगा भाज्य, 11 अभाज्य है, 12 हो जाएगा भाज्य, 13 अभाज्य है, 14 हो जाएगा भाज्य, 15 हो जाएगा भाज्य, 16 हो जाएगा भाज्य और एटसेट्रा, है ना। 16 के बाद 17 अभाज्य हो, 18 है ना, 18 के बाद एटसेट्रा आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी है ना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। चलिए आप भी सोच सकते हैं, जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य पहरा में आ जाए तो वो भाज्य संख्या है। अब हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। बस भाज्य संख्या हमने पढ़ लिया है, वहीं से पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो 9वां नंबर पर है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर, तो वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो संख्या हो जा रहा था तो भाज्य संख्या, ये विभाजित नहीं होना चाहिए तब तो अभाज्य है। मतलब हिंदी में अ का मतलब नहीं होता है ना, भाज्य नहीं, ये भाज्य नहीं होगा, है ना, किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं, ये भाज्य है ना, ये भाज्य विभाजित हो जाएगा और ये विभाजित नहीं होगा, 1 और अपने आप को छोड़कर, है ना। तो 1 से तो हर कोई हो जाता है और अपने आप से भी विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर देख ही लिए हैं कि जैसे हमने 1 को देखा था कि वो अपने आप से और 1 से, परिभाषा के अनुसार वही ना हो रहा है, तो परिभाषा के अनुसार 1 हो गया अभाज्य संख्या, है ना, और क्या बोलते हैं 2 भी हो जाएगा अभाज्य संख्या, है ना, और 3 भी हो जाएगा अभाज्य संख्या, है ना, 4 भाज्य संख्या है, 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या, है ना, 6 तो भाज्य संख्या है, 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एटसेट्रा, है ना, 23 भी हो जाएगा, एटसेट्रा इत्यादि। आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं, अगर 1 और अपने आप को छोड़कर किसी में आ रहा है तो भाज्य, नहीं आ रहा है तो अभाज्य। अब हम देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये हमारा 10th नंबर पे है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर, है ना, को
को प्राइम नंबर्स है ना। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अब हम पहले इसको समझते हैं। जैसे कि देखिए, जब दो या दो से अधिक, एक नहीं दो हो ठीक रहेगा, या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन अकेले कैसे, साथ में कैसे रहेगा, अकेले, है ना। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है ना, गुणनखंड मतलब फैक्टर है ना। तो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर है ना। हम इसको क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं ना, मासा है ना। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही तो है हमारा, है ना। तो मासा निकालने पर उसका एक ही आना चाहिए। कोई भी संख्या ले ले हम साथ में, लेकिन उसका मासा क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि अभी सिर्फ चेक कर रहा हूँ, है ना। तो चेक कर रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ मैं क्या, मैं कोई 3 संख्या लिख रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 4, 6 और लिख ले रहा हूँ 8, है ना। तो ये संख्या साथ में विभाजित हो जाएगा, एक को छोड़कर। एक के पहाड़ा में तो यह भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, है ना। एक के अलावा दो भी ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा ना। मतलब तीनों तो विभाजित हो गया साथ में, तो ये हमारा 2 से कट जा रहा है ना तीनों। हाँ, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब मासा जो है ना, इस तीनों का क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। एक से बड़ी संख्या कोई और नहीं आना चाहिए ना, एक से बड़ा कोई भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये 2 से तीनों कट जा रहा है, तो ये साथ में भाज्य हो गया ना, तो सहभाज्य हो जाएगा ये, है ना। ये सह अभाज्य नहीं हुआ। अगर इसमें लिख दूं मैं यहाँ पर, इसको 8 को हटाकर मैं 9 लिख दूं, तब ये देखिए, तब ये इसका देखिए, ये इसका मासा 1 आएगा, है ना। इसका मासा निकालने पर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए ये 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, है ना। ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और ये 3 से भी कट जाएगा ना, और ये सिर्फ 3 से कटेगा, है ना। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये साथ में अभाज्य क्यों है। देखिए ये 2 के पहाड़ा में कटेगा, लेकिन इसका जो 3 से कटा है, तो 3 से नहीं ना कटेगा ये इस। और ये देखिए, ये 2 और 3 दोनों से कट जा रहा है ना, 2 और 3 दोनों से कट रहा है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये 2 और 3 दोनों से नहीं कट रहा है, और ये सिर्फ 3 से कट रहा है, 2 और 3 दोनों से तो नहीं कट रहा है। तो इसका मासा आप निकालेंगे, जैसे कि मासा इस तरह से हम निकालते हैं। मासा आप अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी निकाल सकते हैं, और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। मैं भाग विधि से निकाल ले रहा हूँ। 4, 6 और पहले 8 का निकाल ले रहा हूँ, है ना। पहले चेक कर लो, 4, 6, 8 का इधर, है ना, और उसके बाद 4, 6, 9 का भी चेक कर लूँगा। तो 4, 6, 8 का मैं चेक कर ले रहा हूँ, है ना। तो 4, 6 इससे इसमें भाग दूंगा, है ना। तो 4 से 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, है ना। अब इस 4 को यहाँ पर उतारूंगा, है ना। 2 दूना 4, ये कट गया। ये किस चीज़ से कटा है, 2 से, तो 2 से अगला वाला में भाग देंगे ना। तो 2 से भाग देंगे इसमें 8, है ना। 2 चौके 8, ये दोनों कट गया। क्या चीज़ से, यहाँ पे भी 2 से कटा है, यहाँ पे भी 2 से कटा है ना। लास्ट में क्या चीज़ से कटा, 2 से कटा। लास्ट में जो कटा है वही हमारा मासा आ गया। तो मासा हमारा क्या आ गया, कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया ना। तो 2 नहीं आना चाहिए ना, ये साथ में भाज्य संख्या हो गया, सहभाज्य हो जाएगा, है ना। इसका मासा क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अगर 1 आया तो ये हमारा सह अभाज्य होता। अब हम 4, 6, 9 को चेक कर ले रहे हैं ना। 4, 6, 9 को इधर चेक कर लूँ, दिख रहा है ना। तो 4, 6, 9 को, है ना, बढ़ते क्रम में लिख लिया। चलिए 4 से 6 में भाग देंगे, है ना। देखिए 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2। अब इस 4 को यहाँ पर उतार कर 2 दूना 4, है ना, ये कट गया। ये 2 से कटा है। अब आगे हम अगला वाला में भी 2 से भाग देंगे, तो 2 से 9 में भाग देंगे। 2 चौके 8, 9 में से गया 1, है ना। अब इस 2 को यहाँ पर उतारेंगे, है ना। 1 2 ना 2, है ना।
ये हमारा 1 से कटा है, तो लास्ट में जो कटा है 1 से कटा है, तो हमारा मासा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। मासा बराबर हमारा 1 आ गया। तो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो है 4, 6, 9 ये हमारा क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या है ना। तो मैं अब लिख दे रहा हूँ, इसका उदाहरण लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ इसका उदाहरण, पहले मैं इस सबको मिटा लूँ। मैं इसका उदाहरण लिख दे रहा हूँ 8, 12 और क्या लिख दूँ, 9 लिख दूँ, है ना। ये नहीं कटेगा, देखिए ये 4 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन फिर ये तो नहीं कट रहा है। 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, फिर ये नहीं कट रहा है ना। तो कोई ऐसा संख्या नहीं जिससे तीनों, 2 से ये कटेगा, फिर ये तो नहीं कटेगा, है ना। कोई ऐसा संख्या नहीं, यानी कि कोई ऐसा संख्या नहीं जिससे तीनों कट जाए, है ना। तो ये क्या है, साथ में अभाज्य है ना। मैं 4 भी संख्या ले सकता हूँ, है ना। तो 5 ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, 15 ले रहा हूँ, देखिए साथ में अभाज्य है ना। अब मैं सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ और 4 ले रहा हूँ, है ना, साथ में अभाज्य संख्या है ना। तो साथ में विभाजित ना हो, है ना, कोई भी संख्या साथ में विभाजित नहीं होना चाहिए, तब वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है ना। और भी संख्या आप ले सकते हैं। मैं क्या क्या ले लूँ, 9 ले रहा हूँ, और 9 के साथ क्या ले लूँ, 9 के साथ अगर 15 लिया तो वो सहभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 3 काट देगा उसको, है ना, 3 से कट जाएगा वो। अब मैं क्या ले रहा हूँ, 12 भी नहीं ले सकता क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा। 8 ले रहा हूँ, है ना, 8 ले रहा हूँ। 6 भी नहीं ले सकता, 6 लूँगा तो फिर वो 3 से कट जाएगा, 9 और क्या ये कट जाएगा, है ना।